नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत खुराना और हाजिर हूं आपकी हिस्ट्री की क्लास में। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम बीए सेकेंड ईयर और हिस्ट्री के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में मैं आपके साथ में हाजिर हो रहा हूँ। और पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर फर्स्ट में वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो आने की पूरी संभावना है, उन प्रश्नों के साथ में मैं आपके साथ में सम्मिलित होने की कोशिश कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे और इन प्रश्नों को आप अपने मित्रों तक और ख़ुद भी शेयर करके इसको ज़रूर पढ़ेंगे। देखो विद्यार्थियों, आपके पास में कुल 5 यूनिट हैं। कितनी यूनिट हैं? कुल 5 यूनिट हैं। देन 5 यूनिट में से सीधी सी बात है कि प्रत्येक यूनिट से प्रश्न बनना तय है। पर हम आज उस यूनिट के प्रश्नों के ऊपर गौर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। इधर उधर की बात जाया ना करते हुए हम सीधे चलते हैं मुद्दे पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री पहले पेपर के लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भारत का इतिहास है 1200 से 1760 ईस्वी तक। ठीक है, तो सल्तनत काल इसमें सम्मिलित होगा। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पहला जो प्रश्न है आपका बनने की संभावना है वो आ सकता है मध्यकालीन। ये प्रश्न काफ़ी बार आया हुआ है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत। ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के जो स्रोत हैं, उसकी विवेचना, उसके मूल्यांकन, उसके बारे में आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, और इसी के साथ एक और प्रश्न बनने की संभावना वो है ये मुगल कालीन भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत। देखो, ये इकाई बड़ी महत्वपूर्ण है और इसके संबंध में प्रश्न बन सकता है, क्योंकि काफ़ी बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि इसके उत्तर करना क्या है। तो जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। तो इस प्रश्न को आपको याद करना ही करना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं तो तुर्की सल्तनत आ जाती है। तुर्की सल्तनत की स्थापना है वो इल्तुतमिश करता है। तो इल्तुतमिश की नीतियों के संबंधित आपके प्रश्न आ सकता है। इल्तुतमिश की नीतियों के संबंधित। और इल्तुतमिश तुर्की साम्राज्य के तुर्की सल्तनत का या फिर गुलाम वंश का संस्थापक था, इसकी विवेचना कीजिए। और इल्तुतमिश गुलाम वंश का संस्थापक था, ये प्रश्न काफ़ी दफ़ा आ चुका है। तो इस प्रश्न को एक बार आप गौर से पढ़ के जाएं और निम्नात्मक प्रश्न में आने की पूरी संभावना है। देखो, हिंदी तो मेरा सब्जेक्ट है ही, साथ में मैं डबल एमए हूँ, मतलब हिस्ट्री में भी मैं एमए हूँ। तो आपको बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बीए वाले छात्रों को मैं पढ़ाने की योग्यता भी रखता हूँ और आपको इस प्रकार के प्रश्न साझा कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास में एक अनुभव है। ठीक है, तो इल्तुतमिश है जो गुलाम वंश का संस्थापक था, इसके रिगार्डिंग आपके प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है। तो इसको आप जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रश्न बनता है बलबन। देखो, बलबन की एक नीति थी। बलबन की एक नीति थी, रक्त और लोह की नीति, या फिर आप कह सकते हैं लोह और रक्त की नीति। तो ये बलबन का जो टॉपिक है, बलबन की जो यूनिट में जो सम्मिलित जो प्रकरण है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बलबन की यहाँ से लघुत्तरात्मक प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है। बलबन की लोह और रक्त नीति के बारे में आप क्या समझते हैं, और अगर निम्नात्मक प्रश्न बनता है तो भी यही बनने की पूर्ण संभावना रहेगी। तो उसको आप जरूर पढ़िए और उसके जीवन और उसकी उपलब्धि के बारे में भी बलबन से आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। तो आपके सम्मिलित है अलाउद्दीन खिलजी। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने सबसे पहले मेवाड़ पर, सबसे पहले रणथंबोर पर, फिर मेवाड़ पर, उसके बाद में इसने जालोर पर और फिर सिवाना पर, और कई दफ़ा ऐसा मिलता है कि पहले सिवाना फिर जालोर पर 1301, 1303, 1308, 1311 इस प्रकार से युद्ध किए। और वही जो अलाउद्दीन खिलजी है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसकी बाजार नियंत्रण की जो एक जो प्रक्रिया थी, उसकी बाजार नियंत्रण करने की जो व्यवस्था थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। इसलिए हिस्ट्री में अलाउद्दीन खिलजी का नाम बहुत तरीके से आता है और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की जो प्रणाली है उसके ऊपर मूल्यांकन कीजिए, उसका मूल्यांकन कीजिए
उसकी विवेचना कीजिए, या फिर उसके संबंध में इस तरह से कुछ भी प्रश्न बन सकता है। तो बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी की जरूर पढ़िएगा, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और उसके प्रशासकीय यानी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासकीय सुधार है ना, उसने क्या क्या किए और उसकी उपलब्धि क्या है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आपको इसको पढ़ के जाना है। ठीक है सर। देखो, हर किसी की एक पॉलिसी होती है, हर किसी की एक पॉलिसी होती है। एक जगह एक पॉलिसी थी कि सर आप अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो मत डालो, हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालो। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो कहा नहीं नहीं सर, हमारी एक पॉलिसी है, आप पॉलिसी के खिलाफ जाते हैं। तो फिर हमने काम किया, हमारा यूट्यूब जो पूरा का पूरा सिस्टम है वही हम ले आए, अब हम हमारे ऊपर डालेंगे। उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी की भी एक नीति थी, एक पॉलिसी थी, और वो दक्षिण के प्रति, यानी जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत के प्रति जो इसकी नीति थी, उसके रिगार्डिंग आपके प्रश्न बन सकता है। तो उसको भी आप पढ़ के जाइएगा। फिर वही जो मैंने बताया है कि इसने 4 युद्ध राजस्थान में महत्वपूर्ण जीते, महत्वपूर्ण जो युद्ध किए, उस युद्धों के बारे में प्रश्न बन सकता है। जहां पर रणथंभौर का शासक हमीर था, जहां पर मेवाड़ का शासक रतन सिंह था, वहीं पर शीतल देव या फिर शातल देव सिवाणा और कान्नड़ देव वीरमदेव जालोर, इसके संबंध में आपका प्रश्न बनना तय है। तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। प्रश्न सीधी सी बात है कि ये बन सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़, रणथंभौर, जालोर विजय का विवरण प्रस्तुत कीजिए या उसका वर्णन कीजिए। तो इसको आपको ढंग से यानी बारीकी से पढ़ के जाना है कि वहाँ पर कौन सा शासक था और कौन से सन में यहाँ पे युद्ध हुआ, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। और मैंने बता दिया इसकी दक्षिण की नीति थी, उसको आपको जरूर देखना है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में एक शासक का नाम आता है, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक से भी प्रश्न बनने की एक संभावना है, क्योंकि ये आपकी यूनिट में है और इन्होंने लगाया है। तो सीधी सी बात है, प्रश्न बनना जाहिर सी बात है, प्रश्न बनना तय है। तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। और इसके संबंध में इसमें प्रश्न बन सकता है, तो वो ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो एक गृह नीति थी, है ना, जिसमें बोलते हैं होम पॉलिसी, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। और दूसरी बात है इसकी योजनाएं, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके ज़्यादा इससे किसी भी तरह के प्रश्न बनने के चांस नहीं है। पर मोहम्मद बिन तुगलक से भी महत्वपूर्ण अलाउद्दीन खिलजी हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है। हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री पहले पेपर के लिए। मैं सेकंड पेपर के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, पर इसको पहले पेपर को आपको ढंग से पढ़ना है, ये याद रखिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में आपके सिलेबस में है तैमूर। अब तैमूर वो नहीं है सैफ अली खान और करीना कपूर वाला, ये वो तैमूर है जिसने बहुत ज़्यादा कत्लेआम करवाया राजस्थान ना संपूर्ण भारत में, ये वो ही तैमूर है। तो इस तैमूर के संबंध में अगर प्रश्न बनता है तो वो ये आएगा कि उसके आक्रमण और उसके परिणाम क्या क्या रहे, तैमूर ने जो आक्रमण किए और उसके परिणाम किस प्रकार से रहे, तो वो प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है। या फिर इसके भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, जब तैमूर ने भारत पर युद्ध किया तो भारत पर युद्ध करने के पश्चात भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी विवेचना कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के बाद भी महत्वपूर्ण तैमूर है। ठीक है। बलबन भी महत्वपूर्ण और इल्तुतमिश भी महत्वपूर्ण है। मोहम्मद बिन तुगलक इतना महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से लघुतरात्मक प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है। और जब ये एग्जाम हो जाए उसके बाद में आप घर पे जाके ज़रूर उन प्रश्नों को मैच करना जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, कहीं न कहीं वो प्रश्न आपसे जरूर मिलेंगे। ठीक है। आगे की ओर चलेंगे तो नाम आता है फिरोज तुगलक। देखो, फिरोज तुगलक का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों कि इसका जो प्रशासनिक सुधार था वो बड़ा महत्वपूर्ण था, है ना। फिरोज तुगलक का जो प्रशासनीय जो सुधार थे वो बड़े महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और इसकी जो एक कृषि सुधार थे, कृषि में जो इसने सुधार किए, ठीक है, उसकी उपलब्धि के रिगार्डिंग आपसे प्रश्न बनता है। तो इसको जरूर पढ़ना। देखो, आप पढ़ के नहीं जाओगे और फिर अलाउद्दीन खिलजी और ये आ जाए और फिर बेटा माँ का मारो, कोई मतलब नहीं है ना। इसको पढ़ना ही पढ़ना। आई बात समझ में? इंस्टा किंगो और पापा की परियो, आपको ये पढ़ के जाना है, तभी आपका पेपर अच्छे से सॉल्व होगा। क्योंकि हिस्ट्री एक टॉपिक, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है ना, आसान भी है और हार्ड भी है। अगर आपको समझ में आ गया तो आसान, और समझ में नहीं आ रहा तो बड़ा हार्ड है। आई बात समझ में? तो इसको समझ के जाने पर ही आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर थोड़ा सा भी मुद्दा आपको याद है तो आप 2 पेज भरने की इसमें क्षमता रखते हैं। आगे की ओर चलते हैं।
फिर आगे की ओर है कि फिरोज तुगलक के पतन के कारण आप बताइए, है ना। उसने सुधार तो बहुत सारे किए, कृषि में सुधार किए, प्रशासन के सुधार किए, है ना, और बहुत सारे जो सुधार किए, उसके पश्चात भी क्या ऐसा रहा कि इसका पतन हो गया। तो प्रश्न बनने की एक जाहिर सी बात है, संभावना रहेगी। ठीक है। विजयनगर जो है, विजयनगर जाए जो सोने की छुनरी लाई जो, तो ये जो विजयनगर है ना, विजयनगर के ऊपर प्रश्न बन सकता है। ठीक है। तो विजयनगर के उत्थान के बारे में या फिर विजयनगर के उत्थान और सफलता के बारे में आपसे प्रश्न बन सकता है, तो इसको आप जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है। मैं उन प्रश्नों के बारे में बात कर रहा हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और जो लगभग काफ़ी एग्जाम में आते हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को मैं एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनको लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। हो सकता है आपके सब्सक्राइब से किसी का भला हो रहा है। इसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई आपका कोई चार्ज कट रहा है। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। आपको कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट भी ज़रूर करें। आगे चलते हैं। फिरोज तुगलक के बाद में फिर आता है विजयनगर, जो आपके सिलेबस में है, तो उसके उदय के ऊपर प्रश्न बन सकता है। फिर आता है बाबर। एक बाबर इतना खौफनाक शासक था, पर मेवाड़ का एक जो राजा हुआ महाराणा सांगा, और महाराणा सांगा ने बाबर को नाकों चने सबवा दिए, है ना। सांगा से जब पहली बार बाबर भिड़ा तो बाबर को हारना पड़ा। फिर दूसरी बार इसने कहा कि ये धर्म युद्ध है, अगर हम मरते हैं तो जन्नत पहुंचेंगे और जीते हैं तो हम गाजी की पदवी धारण करेंगे। इस प्रकार से इसने क्या करके अपने सैनिकों से तैयार करके सांगा से युद्ध करवाया। तब खानवा का युद्ध इसने वो जीत पाया। बाबर ने जब युद्ध किया तब इसने शराब पीने की सुराहियाँ थी वो तोड़ दी, और बहुत सारी चीज़ें करने के बाद में सांगा से वो जीत पाया। और इसने पहली बार तुगलकमा युद्ध की पद्धति शुरू की, तोपों का प्रयोग किया, तब जाकर के ये जीत पाया। तो बाबर के युद्ध कौन कौन से महत्वपूर्ण हुए उसको याद करने की मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि पानी बिना खाना तो चंदेरी का गागरा फाड़ डाला, चंदेरी का गागरा फाड़ डाला। देखो ये ट्रिक है, अपनी अपनी निजी मत है। पानी नहीं पानीपत, बीए ने बयाना, खाए ने खानवा, चंदेरी और गागरा, ये महत्वपूर्ण इसका युद्ध है जिसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। क्योंकि बाबर ने दूसरी बार जब युद्ध किया तब उसने एक तो तुगलुमा युद्ध की पद्धति अपनाई, अपने सैनिकों को तैयार किया, जोश दिलवाया। तो इसके कारण आ सकता है कि सैनिक उपलब्धि जो बाबर की रही उसके संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए, उसका मूल्यांकन कीजिए, उसकी विवेचना कीजिए, उसकी समीक्षा कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। ठीक है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि बाबर के बाद ही मुगल वंश की सही नींव पड़ी थी। जब बाबर ने युद्ध किया सांगा से, उसके बाद में नींव पड़ी। फिर आता है बाबर के बाद में हुमायूं। कौन आता है? हुमायूं को भूला बिसरा शासक कहते हैं। ऐसा कहते हैं, लेवपुन ने कहा है कि हुमायूं जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा और अंतिम में ठोकर खाकर ही मर गया, है ना। एक लाइब्रेरी थी, एक पुस्तकालय था दिन बना करके, उसकी सीढ़ियों से उतरते वक्त जो हुमायूं हैं वहाँ से गिर करके ये मर गया था। हुमायूं ने 2 बार शासन किया। हुमायूं को कर्णावती ने राखी भी भेजी थी भाई बनाने के लिए, पर ये भूल गया और आ नहीं पाया। ये उसी समय की बात है, ये वही हुमायूं है। तो हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा और उसका अंत भी ठोकर का खाकर हुआ। इस कथन की समीक्षा कीजिए। अब देखो, एक लाइन में प्रश्न है पर उसको लिखना बड़ा है, तो आपको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? लिखने के लिए पॉइंट नंबर 1, जैसे आपकी कॉपी ये है तो इसकी कॉपी, आपकी कॉपी में आपने प्रश्न ये है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर, यानी प्रश्न नंबर जैसे 1 है, यहाँ पे लिख दीजिए पार्ट कौन सा आपका, जैसे पार्ट सी है, पार्ट सी हो गया, प्रश्न संख्या 1 हो गया, प्रश्न लिख दीजिए। फिर उत्तर आपको यहाँ लिख के उत्तर और फिर यहाँ से लिखने, तो इसमें स्टार बना दीजिए और पहला टॉपिक, पहला बोलो ये, इसको लाइन को छोड़ दीजिए, यहाँ से नीचे लिखना शुरू कर दीजिए, स्टार मार करके वापस से दूसरा कोई पॉइंट, फिर यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। इस प्रकार से आपको लिखते जाना है, तब जाकर के आपके जो मार्क्स है वो एक्स्ट्रा और अच्छे आएंगे। ठीक है। फिर है हुमायूं के बाद में आता है जहांगीर।
कौन आता है? जहांगीर। जहांगीर के टाइम पीरियड को, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि चित्रकला के जितने भी कलाकार थे वो जहांगीर के दरबार में बैठे रहते थे। और जहांगीर ने कहा था कि किसी भी चित्रकार ने कैसा भी चित्र बनाया हो, मैं ये देख के बता सकता हूँ कि इसमें कौन से चित्रकार ने क्या बनाया है। जैसे किसी ने एक फोटो उसके लाके सामने रख दी, ये चित्र है, तो जहांगीर कह सकता था इसकी आंख किसने बनाई, इसका कान किसने बनाया, या इस चित्र में किसने क्या बनाया, ये पूरा का पूरा मैं बता सकता हूँ, ऐसा जहांगीर कहता था। तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो ठीक है, तो जहांगीर से प्रश्न बन सकता है। पर उसके अंदर भी नुरजा झुंटा ग्रुप, नुरजा झुंटा, ये वाला प्रश्न आपका लघुतरात्मक भी बन सकता है, अति लघुतरात्मक भी बन सकता है और निम्नात्मक भी बन सकता है, पर ज़्यादा चांस आपके लघुतरात्मक में रहेंगे। नुरजा झुंटा ग्रुप, ठीक है। चलते हैं। नुरजा झुंटा सब जगह होता है ना, अपने अपने ग्रुप होता है, तो ये नुरजा झुंटा आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद में आता है शेरशाह सूरी। शेरशाह, ये वही शेरशाह है जिसने मालदीव के साथ में युद्ध करते हुए कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता, यही शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी की उपलब्धि एक विजेता के रूप में या फिर शासन व्यवस्था के रिगार्डिंग आपसे प्रश्न बन सकता है। और इसके बाद में आते हैं नहीं, औरंगजेब, क्योंकि ये तो क्रूर थे ना, क्योंकि औरंगजेब तो इतना क्रूर था कि इसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वा दिया था और मंदिरों के आगे लगे हुए नंदी की प्रतिमाओं को तोड़ करके उसको कसाईयों का मांस तोलने के बाटों के रूप में उस नंदी का प्रयोग, उस नंदी के जो पत्थर के टुकड़ों का प्रयोग इसने किया था। इतना मानसिक रूप से संकीर्ण व्यक्ति था, इसलिए मनाही कर दी थी औरंगजेब ने कि हमारे दरबार में किसी प्रकार का संगीत नहीं होगा, संगीत की मनाही, बिल्कुल पाबंदी करवा दी थी। ये इतना कट्टर था। हालांकि खुद अच्छा एक वीणा वादक कहा जाता है, कोई तो वीणा वादक कहते हैं इसको, बहुत अच्छा वीणा बजाता था, पर ये बहुत ज़्यादा कट्टर था, है ना। और परंतु ये जरूर है कि औरंगजेब के काल में मनसबदारी व्यवस्था थोड़ी बढ़ गई थी। औरंगजेब की जो दक्षिण के प्रति नीति थी उसका मूल्यांकन के रिगार्डिंग आपसे प्रश्न बन सकता है, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और आगे आता है औरंगजेब के बाद में सीधा अकबर। कौन आता है? अकबर। अकबर जिंदगी भर खप गया, उसकी जिंदगी निकल गई, पर महाराणा प्रताप को ही जीत नहीं पाया। और महाराणा प्रताप ने ऐसा ठान लिया था कि भले दिल्ली की कैसी भी तोप हो, मैं अपने को वहाँ पर, मेरी जो पाग है मैं वहाँ पर झुकने नहीं दूंगा। तो यही अकबर है, जिंदगी भर मेहनत करता रहा। इसने 4 दूत भी भेजे थे। जमा भट्टो, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर। जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, इसने 4 भेजे थे कि जाओ महाराणा प्रताप को राजी करो, पर महाराणा प्रताप ने राजी नहीं हुए। महाराणा प्रताप ने कहा कि हमारे पुरखे जिस प्रकार से चले हम भी वैसे चलेंगे, क्योंकि मेवाड़ के ध्वज पे लिखा हुआ है कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे किरतार, जो अपने धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो अकबर की जो राजपूत नीति थी, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य था कि राजपूताना को अपने कब्जे में लेना, तो इसने राजपूतों के प्रति अलग से एक नीति चलाई थी, है ना। एक तो विवाह और मैत्री की, कि मुझे विवाह करके अगर मेरे अंडर में कोई हो जाता तो ठीक है, नहीं तो मेरे बाद में युद्ध करूंगा। और आप हल्दी घाटी आपने गए होंगे तो उसकी मिट्टी को मैं चरण स्पर्श करता हूं और उसकी मिट्टी को मैं शिरोधार्य करता हूं। और हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ महाराणा प्रताप का, वो एक स्मरणीय और अविस्मरणीय युद्ध है और जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए चिरस्थायी अंकित रहेगा। और अकबर के राजपूताना के प्रति जो नीति थी उसको एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण माना जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अकबर की जो धार्मिक नीति है, क्योंकि इसने दीन इलाही की स्थापना की है, तो इसकी धार्मिक नीति के रिगार्डिंग आपसे प्रश्न बनने की संभावना है, तो इसको आप जरूर पढ़ के जाएं। देखो, आपको जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब मेरे कहने पे इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़ना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी में से ही आएगा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जाम की दृष्टि से सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन सवालों को जरूर पढ़ें, ठीक है। अकबर के बाद में आ जाता है शाहजहाँ। कौन आता है? शाहजहाँ। और शाहजहाँ के काल को
स्वर्णिम युग कहा जाता है स्थापत्य कला का। किसका? स्थापत्य। देखो विद्यार्थियों, स्थापत्य कला का मतलब होता है कि जितने भी ये जो किले, महल, हवेलियां वगैरह बना रखी हैं, इन सबको स्थापत्य कला के दायरे में रखते हैं। तो जो शाहजहां था, शाहजहां ने बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया, बहुत सारे मकबरों का निर्माण करवाया, बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया। जैसे आपने रेड फोर्ट नाम सुना होगा, लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया है। ठीक है, तो इस शाहजहां की स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग था। स्पष्ट कीजिए, विवेचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, परंतु शाहजहां की जो उत्तर और पश्चिम के प्रति जो नीति थी, ये रहा उत्तर और ये रहा पश्चिम, जो उत्तर और पश्चिम के प्रति नीति थी वो विफल रही थी। तो इसके रिगार्डिंग छोटा सा प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। प्रश्न ये भी बन सकता है मुगलकालीन स्थापत्य कला, क्योंकि भाई शाहजहां तो मुगल है ना। मुगलकालीन स्थापत्य कला, शाहजहां की स्थापत्य कला, इसके बारे में विवेचना कीजिए। शाहजहां का प्रश्न महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। अकबर, शाहजहां, ये बड़े महत्वपूर्ण है ना। आगे चलते हैं। मुगल काल में व्यापार एवं वाणिज्य के विकास, व्यापार कौन कौन से होते थे, है ना। मुगलकालीन कृषि व्यवस्था, मुगलकालीन जो कृषि व्यवस्था किस प्रकार की थी, मुगलकालीन आर्थिक सुधार क्या क्या थे, इसके रिगार्डिंग आपके प्रश्न बनने का पूर्ण संभावना बन रही है। और मुगल भू राजस्व व्यवस्था पर लेख, ये तो आएगा ही आएगा 100%। मुगल भू राजस्व व्यवस्था, है ना। मुगल काल में किस प्रकार से टैक्स लगता था, आपने नाम सुना होगा ना, जजिया। तो ये जजिया कर था, जो गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं से लिया जाने वाला एक टैक्स था, उसको जजिया बोलते थे। और जजिया का विरोध मेवाड़ के राज सिंह ने किया था। ठीक है, फिर एक नाम आता है मनसबदारी। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। क्या नाम आता है? मनसबदारी। देखो, पुलिस डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टार लगाया जाता है, किसी के ऊपर स्टार नहीं होता, किसी के ऊपर होता है, किसी के ऊपर कुछ और बना होता है। उसी प्रकार से, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, उसी प्रकार से पुराने जमाने में मनसबदारी हुआ करती थी, यानी अलग अलग ग्रेड दिया जाता था। आई बात समझ में कि भाई कौन से शासक के पास में, किसके पास में कितने घोड़े रहेंगे, किसके पास में कितने सैनिक रहेंगे, किसके पास में क्या सुविधा रहेगी, और वो चीज़ मनसबदारी कही जाती थी। अकबर के समय में अकबर ने सबसे अधिक जो मनसबदारी दी थी, वो तो दी थी एक तो मान सिंह को 7,000 जात की मनसबदारी, और एक दी थी अजीज कोका को। इन दो को इसने गजब की, यानी सबसे सर्वाधिक मनसबदारी दी थी। तो मनसबदारी व्यवस्था के ऊपर, मनसबदारी सिस्टम के ऊपर एक प्रश्न बन सकता है। इसको आप जरूर पढ़िएगा और 100% ये प्रश्न बनेगा ही बनेगा। आगे की ओर चलते हैं। जागीरदारी व्यवस्था। देखो, जागीर का मतलब होता है जमीन के रिगार्डिंग। जागीरदारी यानी जिसके पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, है ना, जिसके पास में बहुत ज़्यादा जागीर हुआ करती थी, और उसका मालिक जागीरदार कहलाता था। तो ये जो जागीरदारी जो सिस्टम था, इसके रिगार्डिंग प्रश्न बनने की संभावना है कि जागीरदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए, स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना रहेगी। और उसके बाद में आएगा राजपूत राज्यों में व्यापार की नीति। व्यापार नीति क्या थी? राजपूत राज्यों में व्यापार किस प्रकार से चलता था, है ना। कोई अब हमें तो अलग अलग पिया हुआ है ना, 10 रुपया नोट, 20 रुपया नोट, पसारो नोट। उस समय थोड़ी थे, उस समय नोट नहीं थे, सिक्के थे, अलग अलग कॉइन्स थे। तो उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। देखो, गांव में है तो फिर आलू की गाड़ियां भी चल रही है, तो ये आवाज़ तो आएगी ना। मैं गांव से वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सभी जो स्टूडेंट है वो सभी के सभी पास हो जाए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता हूँ। ये गाड़ियाँ पास से निकल रही, आलू कांदे की निकल रही हैं, प्रचार कर रहे, करने दो, अपना ध्यान अपने यहीं पे रखते हैं। फिर आगे चलते हैं। मुगल कालीन केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्था, 100% प्रश्न बनेगा। मुगल काल में केंद्रीय और प्रांतीय, प्रांत का मतलब हो जाएगा स्टेट, और केंद्रीय का मतलब प्रांतीय। केंद्रीय यानी सेंट्रल, जैसे अपना सेंट्रल है ना, अपना जो है केंद्र सरकार कहाँ है? नई दिल्ली। अपनी स्टेट गवर्नमेंट कहाँ है? राज्य सरकार कहाँ है? स्टेट। ये कहाँ पे है? जयपुर। उसी प्रकार से वहाँ पर भी मुगल काल में भी सेंटर में अलग बैठते थे, जैसे अपने सेंट्रल में पीएम बैठता है और स्टेट में सीएम बैठता है। उसी प्रकार से इनके अलग अलग सिस्टम था, उस सिस्टम के ऊपर प्रश्न बन सकता है। इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है,
केवल इसके बारे में पूछ सकते हैं, केंद्रीय के बारे में, केवल प्रांत के बारे में, दोनों के बारे में। भाई बनाने वाला कुछ भी बना सकता है, ठीक है। और ये प्रश्न आएगा ही आएगा, मारवाड़ और मेवाड़ के प्रति औरंगजेब की नीति। आई बात समझ में? क्योंकि मेवाड़ के शासक ने भी औरंगजेब के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था कि आपने जजिया कर क्यों लगाया, और उसने फिर नाथ द्वारा और सिहाड़ में जो भगवान की मूर्तियां थी वो ला करके लगा दी थी, ठीक है। और मारवाड़ के प्रति उसकी नीति खराब हो गई थी, क्योंकि अजीत सिंह के खिलाफ वो हो गया था, है ना। इस रिगार्डिंग ये जो बड़ी कहानी है ना अजीत सिंह वाली, औरंगजेब नहीं चाहता था कि मारवाड़ का शासक कोई मारवाड़ के ऊपर राज करे। वो ये चाहता था 1570 के आसपास में कि मारवाड़ को मैं खालसा घोषित कर दूं और मारवाड़ को मेरे कब्जे में ले लूं। सॉरी, 1570 नहीं है, मुझे सन कन्फर्म याद नहीं है, हो सकता है ये भी हो और हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है। तो मारवाड़ और मेवाड़ के प्रति औरंगजेब की जो नीति है उसके रिगार्डिंग प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना रहेगी। और राजपूताना की शासन व्यवस्था, वो लोग किस प्रकार से वो शासन करते थे, उसके रिगार्डिंग प्रश्न बनेगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं पेपर आपको कैसे सोल्व करना है। पहले पार्ट ए 10 के 10 क्वेश्चन आपको कॉपी में लिख देने हैं। अब उसमें से जितने भी आए 2 3 ठीक है वो पहले कर दो। उसके बाद में आपको करना है पार्ट सी, ठीक है। पार्ट बी नहीं करना, पार्ट सी करना है, क्योंकि जब आप पार्ट बी करेंगे तो मन लगा करके करते हैं, फिर टाइम इतना मिलता नहीं पार्ट सी में, तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। किताबों के नाम आजकल ट्रेंड चल रहा है भाई, अमीर खुसरो की किताबों के नाम लिखिए, उसकी किताब के नाम लिखिए, कौन सी किताब किसने लिखी, तो ये प्रश्न बन सकता है। दूसरी बात है, किताब के बाद में नाम आता है, किताब के बाद में आता है मकबरा। ये किसका मकबरा कहाँ पर है, कौन से शासक का मकबरा कहाँ पर है ना। तो मकबरा को थोड़ा आप जरूर याद कीजिएगा। बाकी जो भी आएगा वो तो वक्त तय करेगा। अमीर खुसरो है किताबों में, हुमायूं नामा है, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और बाकी जो भी आएगा वो तो सब वहाँ से आएगा, एग्ज़ाम बनाने वाले के पेपर से आएगा। पर मेरे कयास थे वो मैंने आपके सामने लगाए हैं, ये मेरे हिसाब से बड़े महत्वपूर्ण थे। और मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारे पास में एक तजुर्बा है। फिर देखते हैं पेपर में क्या आता है, पर ज़रूर आप इसको पढ़िएगा, क्योंकि अब आपके पास में समय कम है। मैं आप सभी सेकेंड ईयर हिस्ट्री के सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। फिलहाल मैं भरत कोराना आप सभी से लेता हूं विदा। शुक्रिया, शब बखैर।